दोस्तों स्वागत है आप एक नई वीडियो में। और दोस्तों हम जो एचपी सेट के प्रश्न पत्र हल कर रहे थे उनमें से आज हमने जो ये प्रश्न पत्र है 2015 का होगा। दूसरा प्रश्न पत्र है, ये 50 प्रश्न इसमें होंगे। 2013 के दोनों प्रश्न पत्र और 2014 के दोनों प्रश्न पत्र हमने हल कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे रिपीट भी हुए हैं दोस्तों। कि एक प्रश्न ऐसे भी हैं जो एचपी पीजीटी हिंदी में भी प्रश्न बने हुए थे वो, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्न रिपीट होते हैं तो PYQ जो आपको लगाने चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो था, हिंदी भाषा की मानकीकरण के संदर्भ में किस विद्वान का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये चार जो विद्वान हैं इनमें से मानकीकरण के लिए जो भी हिंदी की भाषा का जो मानकीकरण किया उनमें से सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। जॉर्ज ग्रेसन का है, गिलक्राइस्ट का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही हो जाता दोस्तों, डी विकल्प सही हो जाता, श्याम सुंदर दास। देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये पीजीटी हिंदी में आया था आपका प्रश्न, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये पीजीटी हिंदी में आया था। अपभ्रंश की विशेषता नहीं है इनमें से, अपभ्रंश की कौन सी विशेषता नहीं है ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। परसर्ग प्रयोग, व्यंजन लोप, तत्समीकरण और द्वितीकरण, ठीक है। तो अपभ्रंश की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों, तत्समीकरण, क्योंकि तत्समीकरण नहीं होता है। अपभ्रंश जो भाषा है उसको तोड़ मरोड़ के, ठीक है, अपभ्रष्ट भाषा भी इसको कहा जाता है। तो आप तत्समीकरण इसका समझ सकते हैं, समीकरण इसमें नहीं होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। विकल्प है आपके 341, 343, 356 और 371, ठीक है। तो संघ की राजभाषा आसान सा प्रश्न था, 343 है। अगला देखिए, निम्नलिखित बोली क्षेत्रों में से कौन सा सही है, ठीक है। निम्नलिखित जो बोली क्षेत्र हैं उनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना था दोस्तों। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा, भरतपुर, रामपुर, एटा, ठीक है। बुंदेली, झांसी, जालौन, दतिया और ग्वालियर, ठीक है। ये चार आपके विकल्प थे। इसका सही विकल्प जो वो बुंदेली हो जाएगा दोस्तों। बुंदेली का जो क्षेत्र है, झांसी, जालौन, दतिया, ग्वालियर, बाकी की जो क्षेत्र हैं वो सही नहीं है, एक दो क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या था, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई। ठीक है, उत्तर भारत की जो खड़ी बोली है दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित होती है उसको यहाँ से पूछा गया था आपसे। द्रविड़ हिंदी, दक्कनी उर्दू, दक्कनी हिंदी या संस्कृत नष्ट हिंदी। तो दक्कनी हिंदी के नाम से इसको जाना जाता है दक्षिण भारत में। अगला देखिए, मध्यकाल में राजभाषा की राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी दोस्तों, मध्यकाल, ठीक है। आपकी जो सल्तनत काल है कुछ एक आप मुगल काल तक इसको मान सकते हैं, ठीक है, औरंगजेब के समय तक, ठीक है। तो मध्यकाल में उस समय राजकाज की जो भाषा थी वो कौन सी हुआ करती थी, आपसे पूछा गया। फारसी, हिंदी, अरबी और ब्रज, ये चार आपसे पूछे गए हैं। तो फारसी हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, ठीक है। हिंदी का पहला कवि राहुल शंकरत्यायन के अनुसार कौन है, हेमचंद्र, जगनिक, अमीर खुसरो और सरहप्पा, ठीक है। तो इसमें क्या विकल्प आपका डी से हो जाएगा, सरहप्पा। अगला देखिए, इस्तवार दाला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। बहुत आसान सा प्रश्न था, जर्मन, अंग्रेजी, फारसी या फ्रेंच। दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जो यूजीसी नेट की तैयारियां कर रहे हैं उन मित्रों को भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं, या जो और भी वीडियो हैं वो भेज सकते हैं, चैनल का लिंक भेज सकते हैं, क्योंकि इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। और दूसरी बात है कि इस चैनल पे और भी वीडियो जो उपलब्ध हैं पहले से ही। अगला देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1817, 1764, 1800 ईस्वी और 1802 ईस्वी, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है दोस्तों वो 1800 ईस्वी में होती है और 1854 ईस्वी में बंद होता है ये कॉलेज, ठीक है। अगला देखिए, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे दोस्तों, युगल किशोर, ठीक है, पंडित युगल किशोर का पूरा नाम था, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो आपका विकल्प पहला से हो जाएगा, पंडित युगल किशोर जो उदंत मार्तंड पत्रिका के संपादक थे या पत्र के संपादक थे। 1826 में ये पत्र प्रकाशित होने लगा था। हिंदी का पहला जो समाचार पत्र इसको कहा जाता है दोस्तों, और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है। 1.5 वर्ष के बाद ये पत्र बंद हो गया था, ये भी पता होना चाहिए। अगला देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में नहीं है दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उसके बाद कौन है, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, ठीक है। तो आपका विकल्प पहला से हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय नहीं है। अगला देखिए, साहित्य इतिहासकार
नामकरण की दृष्टि से गलत विकल्प कौन सा है, ये आपको बताना है। राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग भी कहा है। जॉर्ज ग्रेसन चारण काल और सिद्ध अगला देखिए रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आरंभिक काल, ठीक है, चारण काल, ये जॉर्ज ग्रेसन ने ही कहा है। सिद्ध सामंत युग काल ये राहुल शंकराचार्य ने ही कहा है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल नहीं कहा है, इन्होंने कहा है दोस्तों आदिकाल, ठीक है। अगला देखिए कीर्ति लता किसकी रचना है, मीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति या नरपति नाहल है, ठीक है, तो किसकी रचना है, ये विद्यापति की है। अगला देखिए दामोदर शर्मा की रचना है दोस्तों, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, वर्ण रत्नाकर और पुरातन प्रबंध संग्रह, ठीक है। तो दामोदर शर्मा की कौन सी रचना हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, ये व्याकरण ग्रंथ था इनका। अगला देखिए रामानुजाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, ठीक है। तो रामानुजाचार्य का जी का जो संबंध रहा है वो श्री संप्रदाय से रहा है, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए कबीरदास सामान्य जन को किस शब्द के माध्यम से संबोधित करते थे, पांडे, शेख, साईं या साधु, ठीक है, बहुत आसान सा ये प्रश्न पूछा गया है। तो किस नाम से दोस्तों, साधु नाम से ये संबोधित करते थे। अगला देखिए सूफी काव्य परंपरा में पद्मावत से पहले लिखा गया ग्रंथ है, चित्रावली, इंद्रावती, मृगावती या हंस जवाहिर, बहुत आसान सा ये भी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, तो मृगावती हो जाएगा। अगला देखिए कथा जगत जेती कब आई, किसका कथन है दोस्तों ये, ठीक है, कथा जगत जेती कब आई, जायसी, मंझन, उस्मान और आलम, ठीक है, तो ये जो कथन हो जाएगा दोस्तों वो मंझन का हो जाएगा। आज छाप की कमियों में शामिल नहीं है चतुर्भुजदास, शीत स्वामी, कुंभनदास और हित हरिवंश, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, हित हरिवंश नहीं है। अगला देखिए दोस्तों सूरपरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं, ये कथन किसका है, सूरपूरी तरह, सूरी मैं दूसरी तरह से पढ़ गया था, ठीक है, सूर्य जो पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि किसने कहा है, मैनेजर पांडे, रामसुब्रु चतुर्वेदी, शिव कुमार मिश्र और सुमन राजे, ठीक है, तो ये किसने कहा है दोस्तों, रामसुब्रु चतुर्वेदी ने कहा है। अगला देखिए राम भक्ति परंपरा में शामिल नहीं है, राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि कौन सा नहीं है, आपको बताना था, ध्रुवदास, हृदय राम, अग्रदास और प्राणचंद चौहान, ये चार विकल्प थे आपके, तो आपका विकल्प डी से हो जाएगा ध्रुवदास, क्योंकि कृष्ण भक्त कवि हैं। अगला देखिए श्री कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है दोस्तों, सूरदास, नंददास, तुलसीदास और केशवदास, श्री कृष्ण गीतावली, तो ये दोस्तों सूरदास की रचना है श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है। कृष्ण गीतावली किसकी है, तुलसीदास की है। अगला देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस काव्य ग्रंथ पर आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव कहा जाता है, तो वो कौन से ग्रंथ हैं दोस्तों, ठीक है, वो कौन से ग्रंथ थे ये आपको बताना था। रसराज, बिहारी सस्सई, रामविलास और कवि प्रिय, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों क्या सही जाएगा, बिहारी सस्सई, एक प्रश्न ऊपर गलत था, ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली जो दोस्तों ये तुलसीदास जी की रचना है, जब सूरदास जी से मिलते हैं तुलसीदास, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने लिखा था, और जब सूरदास और तुलसीदास जब मिले थे तो सूरदास जी ने राम भक्ति से संबंधित और सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं की थी दोस्तों, ठीक है। तो सूरदास जी की तो 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, सूरसारावली और भ्रमर गीत और साहित्य लहरी, ये 3 ही रचनाएं हैं, जब मुझे याद आया तो मैं आपको ये बताने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये मैंने गलत बताया था, तुलसीदास जी की ही रचना श्री कृष्ण गीतावली, ठीक है, इसको कृष्ण गीतावली के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए किस काव्य ग्रंथ पर आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव कहा जाता है, तो बिहारी सस्सई पर कहा जाता है। अगला देखिए भारत विभाजन पर आधारित कहानी है दोस्तों, मलबे का मालिक, फेंस के इधर उधर, चीत की दावत, मेजर चौधरी की वापसी, ठीक है। तो भारत विभाजन पर आधारित जो कहानी है मलबे का मालिक, ठीक है, ये बहुत मार्मिक कहानी है, पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है, भारत विभाजन पर ये कहानी है, और हिना नाम जो फिल्म है, नामक फिल्म इस कहानी पर बनी है, हिना नामक फिल्म, ठीक है, ऋषि कपूर की। अगला देखिए निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण भट्ट और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। अगला देखिए संपत्ति शास्त्र किसकी पुस्तक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या माधवराव सप्रे,
ठीक है। तो संपत्ति शास्त्र जो पुस्तक थी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला देखिए, प्रकृति पर आध्यात्मिक सत्ता का भान छायावाद की एक मान्य परिभाषा हो सकती है। ये कथन किसका है, ये मान्यता किसकी है? नंदुलारी वाजपेयी, मुकुटधर पांडे, शांतिप्रिय द्विवेदी या राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ये किसकी परिभाषा हो सकती है दोस्तों? ये परिभाषा है नंदुलारी वाजपेयी जी की। अगला देखिए, छायावाद शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, इतिवृत्तात्मकता है, चित्रात्मकता है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? वो इतिवृत्तात्मकता नहीं होगी, क्योंकि द्विवेदी की न विशेषता है दोस्तों। अगला देखिए, प्रयोगवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस कविता में मिलती है? ठीक है, प्रयोगवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है किस कविता में मिलती है? हरिकास प्रक्षण भर, ये दीपक के ला, अंतासलीला और कलगी बाजरे की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी एक पीजीटी में प्रश्न बना था, पीजीटी हिंदी में। ठीक है, तो असाध्य वीर है जो इनका काव्य संग्रह है अजय जी का, उसकी दो भाग हैं दोस्तों, एक चक्रांत शिला और एक अंताशिला। मैंने उस टाइम भी कहा था शायद। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी शायद उस प्रश्न को गलत कर आए होंगे। चक्रांत शिला आगे ही पढ़ा नहीं होगा उन्होंने, क्योंकि वो अंदर से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये अंतःशिला जो उसका भाग है। ठीक है, तो प्रयोगवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस कविता में दिखाई देती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किस कविता में दिखाई देती है? वो कलगी बाजरे की में सुनाई देती है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से पहल के संपादक हैं। ठीक है, पहल पत्रिका जो इसके संपादक कौन है? ज्ञान रंजन, अखिलेश, हरिनारायण, ठीक है, और लीलाधर मंडलोई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? पहला सही हो जाएगा। पहल के संपादक ज्ञान रंजन थे, पिता कहानी के ये क्या है, लेखक हैं। अगला देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास बाजार ए हुसन, ठीक है, बाजार ए हुसन हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? निर्मला, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र या सेवा सदन। ठीक है, तो बाजार ए हुसन तो किस नाम से ये प्रकाशित होता है? ये आपसे पूछा गया। तो सेवा सदन नाम से प्रकाशित होता है 1918 ईस्वी में दोस्तों। और प्रेमचंद के इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्र पूर्व, ठीक है, स्वतंत्र पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। मैला आंचल, दादा कोमरेड, आधा गांव और नदी के द्वीप। ठीक है, स्वतंत्र पूर्व यानी कि दोस्तों 1947 से पूर्व लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो दादा कोमरेड। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? दादा कोमरेड 1942 ईस्वी। यशपाल का ये उपन्यास है। नदी के द्वीप 1951 है। ठीक है, आधा गांव, मैलांचल। ठीक है, तो ये तो बाद के उपन्यास है। अगला देखिए, नई कहानी की त्रयी में नहीं है दोस्तों। तो नई कहानी की त्रयी में कौन नहीं आता है? ये आपसे पूछा गया है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश और अमरकांत। ठीक है, तो कौन नहीं आता है? आपका विकल्प डी से हो जाएगा, अमरकांत। अगला देखिए, राज व्यवस्था के बहाने ब्रिटिश सत्ता पर व्यंग्य किया गया है। नील देवी में, वैद्य की हिंसा, हिंसा न भक्ति में, अंधेर नगरी में, विद्या सुंदर में। ठीक है, राज व्यवस्था के बहाने ब्रिटिश सत्ता पर व्यंग्य किया गया है, तो कौन से नाटक में किया गया है? तो अंधेर नगरी में किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान से प्रश्न थे ये। निम्नलिखित में से एकांकी है? मृत्युंजय, कोणार्क, एककंठ बिस्वाई, तांबे के कीड़े। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही हो जाता है दोस्तों? डी, भुवनेश्वर का ये एकांकी है, 1946 का प्रकाशन है, तांबे के कीड़े। ठीक है, इसको जो है दोस्तों जो समस्या मूलक एकांकी भी कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से ललित निबंध कौन सा है? लोभ और प्रीति, आचरण की सभ्यता, आम फिर बौरागे, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, तो इसमें से जो दोस्तों ललित निबंध है ये आपको बताना था, और बहुत आसान सा प्रश्न था मेरे हिसाब से। आम फिर बौरागे, पगडंडियों का जमाना, ये तो हरिशंकर परसाई का हो गया दोस्तों, और ये आपका व्यंग्यात्मक निबंधों की श्रेणी में आ जाएगा। लोभ और प्रीति ये मनोविकारों से संबंधित हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचरण की सभ्यता ये आपका अध्यापक पूर्ण सिंह का है, और ललित निबंधकार वो थे नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी ये कथन किसका है दोस्तों? बहुत बार ये पूछा भी जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या वेदनिवास मिश्रा। ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों ये हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको वीडियो पॉज कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है आज, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही ये ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आप प्रश्नों को सोल्व कीजिए। बहुत आसान से ये प्रश्न थे, परंतु रिपीट हो जाते हैं। एक प्रश्न जैसे अभी रिपीट हुआ था पीछे, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी जो संस्थाएं होती हैं, HPPSC हो गया आपका, ठीक है, जो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं या यूनिवर्सिटी हो गई, तो उनका पैटर्न रहता है, एक फॉर्मेट रहता है।
ठीक है, और बहुत बार उनके प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से जो अभी पीजीटी हिंदी में एक प्रश्न बना था वो यहाँ से उठा लिया गया था। ये जो प्रश्न अभी आपने ऊपर देखे आए हैं, आपकी अपभ्रंश की विशेषता कौन सी नहीं, अगर आपने पढ़ा होता तो शायद आपका प्रश्न ठीक हो जाता। ठीक है, वहाँ पे अगर किसी ने विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसने तो ये लगा होगा उसको ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से उठा दिया उन्होंने। ठीक है, तो उनके लिए क्या हो गया, बहुत मुश्किल प्रश्न पत्र हो गया था कि, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और पीछे जो कॉलेज कैडर का इन्होंने कंडक्ट करवाया था एग्ज़ाम HPPSC ने, तो नेट के जो प्रश्न पत्र हैं उनको उन्होंने पिस्ट पेश कर दिया था उनका। ठीक है, तो नेट के जो बहुत सारे प्रश्न पत्र थे उनको यहाँ पे उठा के रख दिया था उन्होंने। ठीक है, जो एक पैसेज होता है ना, ठीक है, तो पैसेज 2008 का था, वो 2008 का पैसेज यहाँ पे पूछ लिया गया हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र और नंदुलारी वाजपेयी। ठीक है, तो स्वच्छंदतावादी आलोचक के बारे में पूछा गया तो नंदुलारी वाजपेयी जी को स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, साहित्य क्यों पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, साहित्य क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजयदेव नारायण शाही और मलयज। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? विजयदेव नारायण शाही इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, जिनके साथ जिया संस्मरण पुस्तक के लेखक कौन है? जिनके साथ जिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, अमृतलाल नागर, उसके बाद रामविलास शर्मा और अजित कुमार। ये चार आपके विकल्प थे। तो जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर जी का ये संस्मरणात्मक पुस्तक है। अगला देखिए, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, ये मान्यता किसकी है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र और नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो साधारणीकरण किसका होता है दोस्तों? कवि का होता है, कवि की अनुभूति का होता है। तो ये नगेंद्र जी का कथन था। चित्रतुंग न्याय, ठीक है, चित्रतुरंग न्याय का उल्लेख किसने किया था दोस्तों? भट्टनायक ने किया, श्री शंकुक ने किया, या अभिनव गुप्त ने किया, या भट्टलोलट ने किया? तो रस निष्पत्ति के जो व्याख्याताचार्य हुए हैं उनमें से दोस्तों चित्रतुरंग न्याय का जो उल्लेख करने वाले थे वो श्री शंकुक थे। ठीक है, शंकुक ने किया था। अगला देखिए दोस्तों, भाव अथवा चित्तवृत्ति के विषय को काव्यशास्त्रीय शब्दावली में कहते हैं। ठीक है, भाव अथवा चित्तवृत्ति के विषय को काव्यशास्त्रीय शब्दावली में क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, सात्विक भाव कहते हैं। ठीक है, तो भाव अथवा चित्तवृत्ति के जो विषय को काव्यशास्त्रीय शब्दावली में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका विकल्प दोस्तों ए से हो जाएगा विभाव। ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और आपके स्थायी भाव से ही रस की निष्पत्ति होती है। और भर्तृमुनि का रस सूत्र भी विभावानुभाव ये विचारी संयोगात रस निष्पत्ति। चलिए अगला देखिए, काव्यशास्त्र ने अभिधा के लिए किसी आधार बनाया है? ठीक है, काव्यशास्त्र ने अभिधा के लिए किसी आधार बनाया? मीमांसा, व्याकरण शास्त्र, न्याय या सांख्य? ठीक है, तो अभिधा के लिए किसे बनाया ये आपसे पूछा गया है। हटके प्रश्न था थोड़ा सा। ठीक है, तो व्याकरण शास्त्र। ठीक है, अभिधा जो काव्य की सब शक्तियों की अगर बात करें दोस्तों तो ये व्याकरण के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत रूपक अलंकार है, श्रृंखला मूलक है, विरोध मूलक है, गूढ़ार्थ मूलक है या सादृश्य मूलक है? ठीक है, रूपक अलंकार क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सादृश्य मूलक अलंकारों की श्रेणी में से रखा जाता है। अगला देखिए, दंडी ने रीति का उल्लेख किस नाम से किया है? ठीक है, प्रवृत्ति, वृत्ति, मार्ग और शैली। ठीक है, तो दोस्तों वामन से पहले रीति के लिए मार्ग शब्द का जो प्रयोग करने वाले थे वो दंडी थे। ठीक है, और दंडी ने रीति के लिए मार्ग के अलावा वर्तम शब्द का भी प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तम शब्द का भी प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद वामन के बाद रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करने वाले कुंतक भी थे। ठीक है, तो ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना को किस अन्य नाम से भी अभिहित किया है? कल्पना को किस अन्य नाम से भी अभिहित किया है? विचार, बोध, मनोविकार या भावना? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। आपका विकल्प यहाँ पे डी से हो जाएगा, भावना नाम से उन्होंने इसको क्या किया है? अभिहित या संबोधित किया है। अगला देखिए, सांकेतक के बिना संकेतित के दर्शन अब तक नहीं हुए हैं, उत्कथन किस चिंतन प्रणाली से संबद्ध है? ठीक है, संकेतक के बिना संकेतित के दर्शन अब तक नहीं हुए हैं, उक्त कथन किस चिंतन प्रणाली से संबद्ध है? ठीक है, संबद्ध है संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद या रूसी रूपवाद? यह आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये संरचनावाद से संबंधित है।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर संरचनावादी नहीं है दोस्तों। जोंक देरिदा, ठीक है, उसके बाद जूलिया क्रिस्तीवा है, मिशेल फ्रूको है, टेरी इल्गटन है, ईगल्टन, ठीक है, ये आपके प्रश्न बने थे यहाँ पे। तो आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों मिशेल फूको हो जाएगा, ठीक है, फ्रूको हो जाएगा। विसंगति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? विसंगति सिद्धांत के एलन टेट, रॉबर्ट पेनबोरेन है, क्लिंट ब्रुक्स है, जॉन क्रोडैम्सन है। तो कौन है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, तो कौन है? क्लिंट ब्रुक्स हैं विसंगति सिद्धांत के। तो ये हमारे 50 प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं दोस्तों। आज मैंने जल्दी जल्दी में आपको पढ़ा दिया है। 2015 का ये प्रश्न पत्र था, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे 2016 का या 17 का जो भी है। 2016 का तो मुझे नहीं लगता कि करवाया गया था कंडक्ट, 2017 में करवाया गया था, उसके बाद 18 में करवाते हैं, परंतु पेपर जो 2019 एंड में होता है, कोई बात नहीं, उसको भी हम देखेंगे। परंतु हमारे पास अभी 2015 का है, 2017 का और 2018 का यही प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। उसके बाद हम जो भी हमारा 28 अप्रैल को होने वाला है उसको हम देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा 2015 का जो प्रश्न पत्र 75 क्वेश्चन वाला है वो होगा, तीसरा पार्ट यानी कि, ठीक है। और उसके बाद ये सारे प्रश्न हिंदी के कंप्लीट करने के बाद हम जनरल पेपर जो उसको देखेंगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।